यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज की जो हमारी क्लास है वो है क्लास नंबर 39, 39 नंबर की क्लास है। इसमें हम हिंदी सप्ताह 7 जो आपकी अभ्यास पुस्तिका है इसका दिवस 3 करने वाले हैं। जो भी प्यारे छोटे छोटे बच्चे मुझे इस वक्त देख रहे हैं वो अपनी वर्कबुक निकाल लें और मेरे साथ बिना देर किए हुए शुरू कीजिए आज का अभ्यास कार्य दिवस 3। बेटा, अभ्यास कार्य शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं। अगर थोड़ी सी भी लाभ बेटा हमारे वीडियो से आपका होता है, अगर थोड़ा सा भी आप सीखते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं मौखिक चर्चा के साथ में। हाथी अपनी सूंड से क्या क्या करता है? तो बेटा आप सभी ने हाथी देखा होगा। जंगल में तो शायद कभी देखा हो आपने, लेकिन गांव में कभी कभार आते हैं हाथी, गांव या शहर में या सर्कस में। तो आप सोच के बताओ जरा, हाथी अपनी सूंड से क्या क्या कार्य करता है? बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे बता रहे हैं कि सूंड से ये हाथी पानी पीता है। एक हाथी दूसरे हाथी के ऊपर सूंड में पानी भर करके फेंकता भी है, तो मतलब दूसरे हाथी के ऊपर पानी फेंकता है, सूंड से नहलाता है उसको। सूंड से ये केले भी खाता है, फल भी खाता है, जो इसको खाना है वो सब सूंड से खाता है। बहुत बढ़िया। हाँ, बांस और केले ये पेड़ों को भी तोड़ देता है बेटा सूंड से। तो चलिए इतना काफ़ी है। हाथी पर किसी कविता की 4 पंक्तियां सुनाइए। जैसे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, ये कविता सबको याद है। ये किसके ऊपर है? लेकिन ये है आपकी मछली के ऊपर। यहाँ पर मछली हमारा टॉपिक नहीं है बेटा, यहाँ पर हमारा टॉपिक है हाथी। तो हाथी के ऊपर एक कहानी या कविता, एक छोटी सी कविता सुनानी है आपको, है ना? तो ये सुना सकते हो आप। एक मोबाइल में भी आती है, हाथी राजा कहाँ चले, सूंड हिलाकर कहाँ चले, मेरे भी घर भी आओ ना, हलवा पूड़ी खाओ ना। तो इस तरीके से कोई भी कविता जो हाथी के ऊपर हो वो आपको याद करनी है और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना बेटा कौन सी कविता आपने याद करी है। हाथी के समान किसी बड़े जानवर एवं खरगोश के समान किसी छोटे जानवर का नाम बताइए। बेटा हाथी बहुत बड़ा होता है, तो एक ऐसे जानवर का नाम मुझे बताओ आप जो हाथी की तरह बड़ा होता है। ऊंट, ऊंट बढ़िया है, ऊंट भी बहुत बड़ा होता है। जिराफ भी बहुत बड़ा होता है, ठीक है। व्हेल मछली भी बहुत बड़ी होती है, वो पानी में रहती है। बहुत बढ़िया, 3 जानवरों के नाम आपने दिए। गैंडा हाथी भी होता है, एक सींग होता है उसके माथे पर, गैंडा हाथी भी बढ़िया है। छोटे जानवरों के नाम, खरगोश की तरह छोटे हों। कछुआ खरगोश के बराबर होता है लगभग, बिल्ली खरगोश के बराबर ही होती है लगभग। चलिए, तो लगता है बेटा जानवरों के बारे में आपको बहुत कुछ पता है। तो शुरू करते हैं हमारा पठन बोध। इसमें क्या रहेगा बेटा देखते हैं। पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 4 एवं 5 के अनुच्छेद 7 मई। बेटा आपकी जो पाठ्य पुस्तक है भाषा भारती, उसमें आप इस पाठ को पूरे को फिर से पढ़ लो, यही इसमें कहा गया है। ठीक है बेटा, चित्रों वाली कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। तो उसको 7 मई से लेकर के शांत निकेतन में रहेंगे, इतना पढ़ना है आपको। ठीक है, पूरा पढ़ लोगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। बार बार वही चीज़ें बेटा। सप्ताह 7 में आपके पाठ 2 से ही प्रश्न आएंगे, तो पाठ 2 को अच्छे से पढ़ लो। उसी के ऊपर हमें ये पूरा का पूरा सप्ताह दिवस 1 से लेकर के दिवस 6 तक करना होगा। दिए वाक्यों में रेखांकित शब्द के विलोम लिखकर पुनः वाक्य बनाकर लिखिए। बेटा विलोम का मतलब होता है उल्टा, जैसे दिन का उल्टा होता है रात। ठीक है, अब इन्होंने कुछ शब्द पर रेखाएं खींच दी हैं, रेखांकित कर दिया है। उसका काम अच्छा है, तो अच्छा शब्द का आपको उल्टा लिखना है, विलोम बताना है। उल्टा मतलब विलोम। तो बेटा अच्छा का उल्टा होता है विलोम बुरा। अब बुरे के ऊपर वाक्य बना दो, उसका काम बुरा है, बन गया। देखो उसका काम अच्छा है, ये वाक्य था, हमने क्या बना दिया, उसका काम बुरा है, तो बुरा शब्द का प्रयोग हो गया। तो ये बुरा जो है वो अच्छा का विलोम है, अच्छा का उल्टा है। वह बहुत लंबी है,
लंबी, लंबी का होगा छोटी, कोई बहुत लंबा होता है कोई छोटा होता है कद में, तो वह बहुत छोटी है, तो ये लंबा का विलोम हो गया। हमें कितना दुख है, दुख, दुख का विलोम क्या होगा, सुख, तो इसका वाक्य बना दीजिए हमें कितना सुख है। ठीक है प्यारे बच्चों, दिन रात। अच्छा, अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि आप तेज, तेज जो शब्द है इसका विलोम मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ जरा। चीता तेज दौड़ता है, इसका विलोम क्या होगा, ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। और एक शब्द और लिख रहा हूं बेटा, पाप, पाप, वह बहुत पाप करता है, ये काम पाप है ना। तो पाप का भी विलोम आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। दो प्रश्न बेटा मैंने आपके लिए दिए हैं, पाप और तेज का विलोम शब्द। विलोम मतलब उल्टा, जैसे दिन का रात, ईमानदार का बेईमान। ठीक है, इसी तरीके से पाप और तेज दो शब्दों के विलोम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक अगले प्रश्न पर आते हैं। पढ़े गए पठन अंश में किस किस के नाम आए हैं, किस किस के नाम आए हैं। तो आपने जो किताब पढ़ी है, जो यहाँ बोला गया है कि आपको पाठ्य पुस्तक पढ़नी है यहाँ से लेकर के, ठीक है, उसमें किन किन लोगों के नाम आए हैं वो नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। अगर किताब नहीं पढ़ पा रहे हो तो बेटा दिवस फर्स्ट में आपका पठन बोध दिया गया है, ये भी पढ़ लो, यहाँ से भी लिख सकते हो, ये भी वही चीज़ है लगभग, ये पूरा पढ़ लो। इसमें किन किन के नाम आए हैं वो नाम आपको उस प्रश्न में लिखने हैं। जैसे एक नाम आया है कलकत्ता, एक आया ठाकुर देवेंद्रनाथ, ठीक है, एक और नाम आया है बेटा शांति निकेतन, एक नाम आया है इंग्लैंड, ठीक है, जलियांवाला बाग, गीतांजलि, ये सारे के सारे नाम आ रहे हैं, इंग्लैंड भी नाम है। ठीक है, तो जितने नाम आ रहे हैं उन सब नामों को आप लिख दोगे। ठीक है बेटा, कहाँ लिखोगे, दिवस 3 में, जिसका हम आज अभ्यास कर रहे हैं। ये रहा आपका दिवस 3, ये ठीक है। कौन कौन से नाम मैंने आपको बताए थे, देवेंद्रनाथ इन्होंने लिख दिया है, कलकत्ता नाम आया था लिख दीजिए आप, रवि नाम आया था, महात्मा गांधी उनको गुरुदेव कहते थे, महात्मा गांधी आया था, शांति निकेतन में विद्यालय खोला था, ये भी आया था, गीतांजलि पे उनको नोबेल पुरस्कार मिला था, जलियांवाला बाग हत्याकांड जनरल डायर ने करवाया था। ठीक है, तो ये सारे के सारे नाम जब आप भाषा भारती में से ये पाठ पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेंगे, और भी मिलेंगे तो उनको भी लिख सकते हो आप। अगला प्रश्न है, रविंद्र को कोकिल कंठी क्यों कहा गया। ठीक है, तो आप अगर शॉर्ट में इसका उत्तर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो सुरीला गाने के कारण, इतना। अगर पूरा लिखना चाहें तो लिख दो सुरीला गाने के कारण रविंद्र को, यहाँ से मिला दो इसको, रविंद्र को कोकिल कंठी कहा गया। तो दोनों तरीके से उत्तर मैंने लिख दिया है। ठीक है बेटा, अगर शॉर्ट में लिखो संक्षेप में तो सुरीला गाने के कारण, और इसको जोड़ दोगे रविंद्र को कोकिल कंठी कहा गया, तो ये आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसको मत लिखना बेटा, ये तीर का निशान है, इसको आप मत लिखना। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है। प्रश्न नंबर 4, देवेंद्रनाथ रविंद्र को लेकर कहाँ गए। तो अगर आप पठन बोध ढंग से पढ़ोगे, पाठ सही से पढ़ोगे, तो वहाँ पर आपको दिखेगा प्यारे बच्चों कि देवेंद्रनाथ रविंद्र को लेकर शांति निकेतन गए। कहाँ गए, शांति निकेतन। ठीक है, चलिए अगले पेज पर आते हैं। वर्ण व से प्रारंभ होने वाले 4 शब्द लिखिए। बेटा वर्ण क्या होता है, आप मुझे बताओ। वर्ण, जैसे आप सबसे पहले अनार आम सीखते हो, बोलते हो हिंदी अपनी भाषा में बोलो अनार आम। बेटा जो अनार आम होते हैं वो वास्तव में अनार आम नहीं होते, वो ही वर्ण होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो प भी एक वर्ड है, क भी एक वर्ड है, र भी एक वर्ड है। तो
अगर मैं आपसे पूछूं बेटा क से शुरू होने वाले कुछ शब्द बताओ, तो आप बोलोगे सर क से कबूतर बनता है। क्या बनता है? कबूतर। क से बेटा केला भी बनता है, केला। तो बेटा ये पहला अक्षर क्या है, कौन से अक्षर से शुरू हो रहे हैं? क से। ठीक इसी तरीके से हमारा व भी एक वर्ण है, एक अक्षर है। अब व से शुरू होने वाले कुछ शब्द आपको लिखने हैं। जैसे व से वजन, पहला व आ गया, तो इसी तरीके से व से बनता वन। वन मतलब जंगल। व से बनता है बेटा वानर, व से शुरू होना चाहिए। वानर हम कहते हैं बेटा बंदर को। किसको कहते हैं? बंदर को। वरदान, वरदान में भी व आ रहा है। वंदना, किसी की हम प्रार्थना करते हैं उसको वंदना कहते हैं, किसी की पूजा करते हैं। ठीक है। तो अभी गणेश जी का उत्सव मना था, तो वहाँ पर हमने गणेश जी की वंदना की। माता की झांकियाँ लगेंगी तो माता रानी की वंदना करेंगे हम। ठीक है, चलिए। तो इसी तरीके से बेटा व से आपसे पूछे गए थे शब्द आप लिख सकते हो। अगले प्रश्न में क्या है? पढ़िए, समझिए और लिखिए। तितली एक छोटा और उड़ने वाला सुंदर कीट है। तितली के पंख रंग बिरंगे होते हैं। हर कोई इसे पकड़ना चाहता है, पर यह किसी के हाथ नहीं आती। तो ये जो छोटा रेखांकित इन्होंने किया है, तो छोटे को इसने लिखा है बड़ा। इसका मतलब ये इसका विलोम लिख रहा है। क्या लिख रहा है बेटा? विलोम। विलोम मतलब उल्टा लिख रहा है। इससे पहले वाले दिवस में भी हमने ये सीखा था। तो बेटा छोटा का बड़ा हो गया, तो सुंदर, सुंदर का क्या हो जाएगा बेटा? भद्दा या कुरूप होता है। अच्छे से समझ ले। कोई क्या है, दिखने में सुंदर होता है। कोई लड़का सुंदर दिखता है, कोई लड़की सुंदर दिखती है, कोई महिला सुंदर दिखती है। तो अच्छा दिखता है उसको बोलते हैं सुंदर, जो बुरा दिखता है उसको बोलते हैं कुरूप। कुरूप या भद्दा। बेटा भ द बनेगा, इस पे ऐसे लगा देना, दा कर देना, भद्दा। इस तरीके से द पे ये जो हलंत लगा है, इससे ये शब्द आधा बन जाता है। पकड़ना, पकड़ना का विलोम होता है छोड़ना। यह का विलोम होगा वह। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर विलोम शब्द लिख देने हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए। एक टेबल आपको दिख रही है बेटा। वाक्य पूरा का पूरा सही करना है आपको, वाक्य शुद्ध करना है और लिखना है। अगर आपने पाठ पढ़े होंगे तो बेटा पर उन्हें गीतांजलि मिला नोबेल पुरस्कार, ये पूरा का पूरा वाक्य इन्होंने तोड़ मरोड़ करके उल्टा कर दिया है, उल्टा सीधा कर दिया है। तो इसमें कौन सी चीज़ पहले आएगी? ये पहले आएगा कि ये पहले आएगा, ये पहले आएगा, ये पहले आएगा? क्या आएगा? तो सबसे पहले आएगा बेटा गीतांजलि, फिर लिखेंगे ये पर उन्हें। सबसे पहले लिखो ये गीतांजलि, फिर लिखेंगे पर उन्हें, ये 1 नंबर पर लिखेंगे, इसको 2 नंबर पर। गीतांजलि पर उन्हें नोबेल पुरस्कार, इसको 3 नंबर पर लिखेंगे, और मिला इसको 4 नंबर पर लिख दो। इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हमारा अर्थपूर्ण वाक्य बन जाएगा। अगला है बेटा, सभी रविंद्रनाथ को बचपन में रवि कहकर बुलाते थे। तो सबसे पहले लिखें इसको सभी, फिर सभी रविंद्रनाथ को बचपन में रवि कहकर इसको लास्ट में बुलाते थे। ठीक इसी तरीके से उन्होंने शांति निकेतन में एक विद्यालय खोला। तो सबसे पहले उन्होंने शांति निकेतन में एक विद्यालय और खोला लास्ट में। ठीक है। अगला है बेटा, इसको तो इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने यहाँ लिखा है ये भी सही है, लेकिन आपकी किताब में यहाँ से लिखा हुआ बेटा, इसको यहाँ से हटा दो। 60 वर्ष की आयु में उन्होंने चित्र बनाना शुरू किया, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है बेटा, ये जो मैंने लिखा है वो भी सही है, और ऐसे भी कर दो तो ऐसे भी सही है। इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, बस हमारा वाक्य शुद्ध होना चाहिए और वाक्य शुद्ध हो जाएगा। 60 वर्ष की आयु में, तो यहाँ से शुरू करो। 60 वर्ष की आयु में उन्होंने चित्र बनाना शुरू किया। ठीक है बेटा,
चित्र, बेटा यहाँ से देख करके लिखना है आपको सही तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा प्रवाह पठन है बेटा। रोशन को मूंगफली बहुत पसंद थी। उसकी माँ उसे थोड़ी थोड़ी मूंगफली देती थी, लेकिन वह ज़्यादा के लिए हट करता था। माँ हमेशा कहती थी एक साथ ज़्यादा मूंगफली नहीं खानी चाहिए। बेटा हट माने क्या होता है? जिद करना। छोटा बच्चा जिद करता है, उसकी माँ ने मना कर दिया, नहीं बेटा ज़्यादा मूंगफली नहीं खाते, तो फिर भी मांग रहा है, नहीं मैं तो खाऊंगा, मैं तो खाऊंगा, मैं तो खाऊंगा। तो इसी को कहते हैं जिद या हठ। बार बार कोई चीज़ मना करने के बावजूद भी मांगना। तो एक मौखिक प्रश्न है बेटा, माँ ने रोशन को ज़्यादा मूंगफली खाने से क्यों मना किया होगा? आप सोच के बताओ, उसकी माँ मना क्यों करती होगी? सोच के बताओ जरा। तो बेटा कारण यह है कि कोई भी चीज़ अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं तो वो हमें नुकसान करती है। अगर लिमिट में खाओगे तो बेटा आपके शरीर को ताकत देगी, अच्छी रहेगी। अगर ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ आप खाओगे तो हमारे शरीर को नुकसान करती है। इसलिए उसकी माँ बोलती थी बेटा ज़्यादा मूंगफली नहीं खाते। अगले प्रश्न पर जाते हैं बेटा। किन्हीं 3 अनाजों के नाम लिखिए जिनकी फलियाँ होती हैं। बेटा फलियाँ, जैसे सोयाबीन की फलियाँ आपने देखी है बेटा, तो ये फली होती है सोयाबीन की, इसके अंदर सोयाबीन निकलता है। तो ऐसे ही कुछ और अनाज बताइए जो फली के रूप में पाए जाते हैं। जैसे मटर की भी फली होती है, सोयाबीन की फली होती है, तिली की भी बेटा फली होती है, और सरसों की भी फली होती है। तो ये चारों के चारों उदाहरण आप फसलों के आप यहाँ पर लिख सकते हो। ये स्वच्छ भारत का लोगो है बेटा, है ना। ये महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर, तभी से 2 अक्टूबर के दिन हम स्वच्छता दिवस भी मनाते हैं। स्वच्छ भारत लिखा हुआ है, एक कदम स्वच्छता की ओर। इसमें एक लड़का है बेटा, डस्टबिन में कचरा डाल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार के डस्टबिन भी होते हैं। तो हमको बेटा स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है, खासकर अपने घरों में, विद्यालय में और सड़क पर, ठीक है। कचरा अपन को नाली में नहीं फेंकना है, नालियाँ बंद हो जाती हैं। सड़क पर भी नहीं फेंकना है ना। कचरे को हमेशा डस्टबिन में या कचरे की जगह पर फेंकें। एक स्वतंत्र पठन है बेटा। पेड़ कई प्रकार के होते हैं, जैसे आम, जामुन, नीम, अमरूद आदि। पेड़ों से ताज़ी हवा मिलती है। पेड़ हम सबको आकर्षित करते हैं। पेड़ विभिन्न प्रकार के फल और औषधियाँ भी देते हैं। औषधियाँ मतलब पेड़ों से दवाइयाँ भी बनती हैं, ठीक। अब इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने 1 या 2 वाक्यों में। किन्हीं 5 औषधीय पौधों के नाम बताइए। बेटा ऐसे पौधों के नाम आपको बताने हैं जिनसे औषधि या दवाइयाँ बनती हैं। जैसे नीम के बारे में बहुत चर्चा होगी बेटा, नीम से तो बहुत काम होता है। तुलसी भी औषधीय पौधा है बेटा, तुलसी की पत्तियाँ बहुत काम की आती हैं, तुलसी की पत्तियों का रस बहुत काम आता है। आंवला, बेटा आंवले का पौधा भी क्या है, आंवले का एक फल होता है और इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन सी होती है ना, और विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है। जामुन की डाल, जामुन के पत्ते बेटा पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में किए जाते हैं। और भी बेटा जामुन के जो फल होता है, इससे बेटा आपका जो शुगर की जो बीमारी होती है, मधुमेह की बीमारी, उसका भी इलाज होता है। बीपी का भी इलाज होता है बेटा जामुन की पत्तियों से। शीशम, बेटा शीशम वैसे तो फर्नीचर के काम आता है, लेकिन एक औषधीय पौधा भी है, इससे भी कई प्रकार की बीमारियों का इलाज किया जाता है। तो इन पौधों के नाम आप लिख दोगे। अगला है बेटा किन्हीं 5 मसालों के नाम। बेटा मसाले आप जानते हो, हल्दी, नमक, धनिया वगैरह, तो उनके नाम लिखने हैं, मसालों के नाम जिनसे बीमारियां दूर होती हैं। तो मसाले तो बेटा नमक, धनिया, मिर्ची होती हैं, आप जानते हो, मैंने यहाँ लिख दिया था आपके लिए। तो बीमारियां दूर करने के लिए बेटा हम मसालों का प्रयोग करते हैं, आप इनको लिख दो, सारे के सारे मसाले लिख देना। और ये जो सर्कल के अंदर मैंने लिखे हैं ये वाले, इलायची, हल्दी, काली मिर्च, जायफल, लहसुन, अदरक, इन सभी मसालों से बेटा बीमारियां दूर होती हैं। इलायची, अदरक बेटा ये खांसी, सर्दी, जुकाम में बहुत काम आती है।
लहसुन भी बेटा काम आता है, अदरक भी बहुत काम आता है, हल्दी बेटा दर्द वगैरह, दर्द को कम करने के लिए काम आती है, सूजन कम करती है, जायफल दस्त वगैरह में बेटा जायफल का प्रयोग करते हैं। तो ये सब ऐसे मसाले हैं बेटा, ये जो हमारे मसाले बीमारियां दूर भी करते हैं। बाकी मसालों के नाम जानते हो, नमक, धनिया, मिर्ची, ये सामान्य मसाले हैं। स्वच्छ भारत पोस्टर देखकर पोस्टर के बारे में 3 पंक्तियां लिखिए। बेटा स्वच्छ भारत का पोस्टर ये बना हुआ है, तो इसमें डस्टबिन में कचरा डाल रहा है बेटा, कुछ बच्चे इस डस्टबिन में कचरा डाल रहे हैं, तो इसके बारे में आपको बात लिखनी है। तो पहला, कचरे को हमेशा डस्टबिन में डालें। अच्छे से बेटा आप सुन लो, ये पढ़ भी लो, लिख भी लो, लेकिन अपने व्यवहार में लेकर आइए इन सब चीज़ों को। कचरे को हमेशा स्कूल के डस्टबिन में डालें, जहाँ डस्टबिन रखा हुआ है। अपने विद्यालय को साफ सुथरा रखें, गंदगी ना फैलाएं अपने विद्यालय में। क्या कागज़ फाड़ के कहीं फेंक देते हो, कुछ चीज़ें खा करके, बिस्कुट के पैकेट, बिस्कुट के रैपर, चॉकलेट के खाली खाली पैकेट फेंक देते हो इधर उधर। सड़क या गली में कचरा ना फेंकें। बहुत अच्छी बात है बेटा, सड़क या गली पर आपको कचरा नहीं फेंकना है, कचरे की जगह पर ही कचरे को फेंकें। अगला है बेटा आपका श्रुतलेख। आप जानते हो बेटा, श्रुतलेख में आपके शिक्षक आपको कुछ लिखने के लिए बोलेंगे, उसको आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने सप्ताह 7 के दिवस 3 को हल किया है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे की क्लास होगी हमारी दिवस 4 के बारे में। तो बेटा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो प्रश्न मैंने आज के वीडियो में आपसे पूछे हैं उनके जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।